बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में से प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे। उनमें हमने स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको कि स्टेप 4 में हमने कहा था कि स्टेप 3 जो हमारा था वो एक्चुअली था कि जब हमने हाइब्रिडोमा सेल्स को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमने एक मीडिया लिया है जिसको हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। ये फ्यूजन मीडिया, तो फ्यूज करवा के हमने फिर उसके बाद हाइब्रिडोमा कंस्ट्रक्ट किया है। फिर हमने हाइब्रिडोमा को ग्रो कराया इन सिलेक्टेड मीडिया जिसको हम हैट मीडिया कहते हैं। हैट मीडिया में वो प्रोपेगेट किया है और प्रोपेगेट कराने के बाद उसमें जो बी लिम्फोसाइट्स हैं और जो माइलोमा सेल है वो डाई कर देंगे, ओनली हाइब्रिडोमा एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने उसकी स्क्रीनिंग की है कि हाइब्रिडोमा ही एग्जिस्ट करता है या नहीं करता और क्या वो एक्टिव भी है या नहीं है, प्योरिफिकेशन भी इसको कहते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड एनालिटिकल मेथड आउट किया जिसको हम एलाइजा कहते हैं, यानी कि वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से है। तो उसके 3 स्टेप हमने डिस्कस किया। पहले स्टेप में हमने कहा कि हमने एक प्लेट लेनी है जो कि पॉलीस्टाइरीन मीडिया की है, उसमें कोई वेल्स किए हुए हमने 96 वेल्स किए हुए हैं। उसके बॉटम पे हमने अटैच करा देनी है एक एंटीबॉडी। ये जो हमने उसके बॉटम पे अटैच करा देनी है एक, क्या उसको कहते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी, और उसके बाद हमने उसके ऊपर सैंपल ऐड कर देना, यानी कि एक एंटीजन ऐड कर देना। ये स्टेप 2 है। तो जो एंटीजन होगा वो स्पेसिफिकली उस एंटीबॉडी के साथ अटैच कर देगा। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का एक रिएक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्सपोजर हो जाएगा। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक अदर एंटीबॉडी जो कि एंटीबॉडी लिंक्ड है विद एन एंजाइम एंड वो लिंक्ड है विद अ सबस्ट्रेट, वो ऐड कर दिया। जब वो दोबारा एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा तो वो फिर एक रिएक्शन प्रोसीड करेगा जो कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है। तो उस रिएक्शन के लिए फिर सबस्ट्रेट जरूरी होता है। तो सबस्ट्रेट हमने क्रोमोफोर लिया हुआ होता है। तो क्रोमोफोर होने की वजह से वो कलर चेंज कर देता है। तो चेंज्ड कलर जो है हम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं कि कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी है और उसको हम कंपेयर कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड कर्व। ये हमारी प्योरिफिकेशन का एक मेथड है। उसके बाद हमने 4 स्टेप में कहा कि हमने उसको प्रोपेगेट करना है। तो फोर्थ स्टेप वाज टू प्रोपेगेट द हाइब्रिडोमा सेल्स, यानी कि टू कल्चर हाइब्रिडोमा सेल। तो उसके लिए हमने कुछ मीडियाज कहे कि कुछ मीडियाज हैं जो कि हाइब्रिडोमा सेल्स को ग्रो कराने के लिए यूज होते हैं। उनमें डेलबैको के 2 मीडियाज हैं। इस तरह रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट का एक मीडियम है या हैम का एक मीडियम है। इन मीडियम्स में हम ग्रो करवाते हैं इंडेफिनिटली क्लोन को जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है एलाइजा टेक्निक से। तो उसके लिए हम इनको ग्रो करवाते हैं। तो वो उसी तरह से जैसे पीसीआर रिएक्शन में हमने ग्रो करवाया था, तो ये भी वैसे ही कल्चर किया जाता है। ये मीडियाज में इसको कल्चर किया जाता है। अच्छा, इस 5 है। स्टेप 5 में हमने कहा कि अब हम उसको इनोकुलेट कर लेते हैं। हम कोई एक लैब एनिमल सेलेक्ट करेंगे। हम उस लैब एनिमल में ये जो हमारी हाइब्रिडोमा सेल्स हमने प्रोपेगेट किए हुए हैं इसको इनोकुलेट कर देंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इंजेक्ट करने के बाद हम फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंटीबॉडीज, जो कि एंटीबॉडीज वो डेवलप करेगा अगेंस्ट दिस हाइब्रिडोमा सेल्स। तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर प्योरीफाई करेंगे। तो उनको प्योरीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम के। एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, रेडियल इम्यूनो एसे है या इम्यून प्रेसिपिटेशन है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमने प्रीवियसली डिस्कस की है, जिसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंडर टॉपिक के अंडर डिस्कस किया था। एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमने अभी एलाइजा की फॉर्म में डिस्कस की है। तो ये तकरीबन उससे मिलती जुलती, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो है फिर ये एक पिक्टोरियल व्यू है जो कि हमने सारा प्रोसेस डिस्कस किया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने एक कहा था स्टार्ट में कि हमने एक सेल कल्चर लिया हुआ है या एक माइलोमा सेल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। वो बॉडी से किए हुए हैं या वो हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, बाहर से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, स्टेम सेल जिनको हम कहते हैं।
तो या स्टेम सेल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए स्टेम सेल्स हैं, बनाए हुए, कोई लाइब्रेरी ऑफ स्टेम सेल लिए, कौन से स्टेम सेल्स, हमने 4-5 तरह के स्टेम सेल्स भी डिस्कस किए, उनमें से हमने कोई स्टेम सेल्स लिए हुए, तो ये स्टेम सेल्स का कल्चर है जो कि हमने लिया है। ये आपको इधर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये माइलोमा सेल्स के फॉर्म में, तो यानी कि हमने एक स्टेम सेल्स ले लिए जिनको हम माइलोमा सेल कह रहे हैं, ब्लू कलर के। दूसरा, हमने एक एंटीजन को इंजेक्ट किया है माइस के अंदर, तो माइस के स्प्लीन सेल्स ले लिए, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स ले लिए। बी लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली obtained फ्रॉम माइस आफ्टर एन एंटीजन हैव बीन इन्फ्यूज्ड टू अ माइस। तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्प्लीन सेल में बी लिम्फोसाइट्स का होगा। अब हमने ये जो स्प्लीन सेल्स हैं और ये माइलोमा सेल्स जो हैं, इनको हमने पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल में मीडिया में फ्यूज करा दिया, यानी कि उसको ऐड कर दिया पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल मीडिया में। पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल मीडिया जो है, क्योंकि एडहेसिव इन नेचर होता है, तो ये दोनों को अटैच करवा देगा आपस में। तो देखें, कुछ अटैच कर गए, कुछ नहीं। ये हमने कहा पिंक कलर के जो हैं वो स्प्लीन सेल्स हैं, तो वो कुछ पिंक ही नजर आ रहे हैं हमें पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल मीडिया में। माइलोमा जो है वो ब्लू कलर का है, तो वो हमें ब्लू कलर ही नजर आ रहा है इन पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल मीडिया। लेकिन कुछ सेल जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें ये पिंक और ब्लू दोनों आपस में अटैच नजर आ रहे हैं। ये जैसे ये जो सेल्स हैं, ये पिंक और ब्लू आपस में अटैच सेल्स हैं। ये वाले सेल जो हैं ये हाइब्रिडोमा बन गए। तो फ्यूजन हो गई है बिटवीन स्प्लीन सेल्स एंड myeloma cells to form a hybridoma cell in a media which can fuse these cells. So it have been fused in a polyethylene glycol media. Then there was a next step that we have to select only those cells which have been fused and formed a hybridoma cells. For that purpose, we have selected a media which is known as HAT media. So this process of selection and growing the hybridoma cells from this fused cells is the next step, and then selection of the cells which are only the hybridoma cells. हमने ग्रो करवाया है उसमें, लेकिन उसमें से फिर सिलेक्ट भी करने के, क्या पता कोई और भी हो या वो फंक्शनल भी है या नहीं। तो जो एलाइजा हमने रन किया था, तो वो उसको अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम चेक करते हैं कि एंटीबॉडी के अगेंस्ट वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसको एंटीबॉडी बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है या नहीं रखता, वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसको प्रोपेगेट करना है। तो हमने एक मीडिया लिया, जो कि 4 मीडिया मैंने आपको अभी बताए हैं, डेलबैको के 2 मीडियम और रोजवेल इंस्टीट्यूट का 1 मीडियम या हैम्स का 1 मीडियम जो है हमारे पास है। 4 मीडियम है कॉमनली यूज्ड। इनमें से किसी मीडिया में हम इनको प्रोपेगेट करना शुरू करते हैं उसी तरह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा के, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करके, यानी कि फ्रीज था प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। फ्रीज मीन हम इनको सॉलिडिफाई कर देते हैं, मीडिया को सॉलिडिफाई कर दिया जाता है जो कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, और था से मुराद है कि उसको फिर मेल्ट कर दिया जाता है, उसको लिक्विड बना दिया जाता है, जिस तरह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो फ्रीज था वेरियस प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थाइंग है, जिसमें हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं ताकि हम इन सेल्स को इस मीडिया के अंदर ग्रो करवा सकें। जब ये क्लोन्स ग्रो करके काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्लोन्स, तो फिर उनका हम एक कल्चर लेके तो वो इंड्यूस कर देते हैं इनटू अ माइस, या फिर हम उनको इन विट्रो प्लेट्स के अंदर ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं। आइदर हम उसको ग्रो करवाते हैं इन एनिमल, या फिर उसको हम इन विट्रो मैस कल्चर में ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे ग्रो करवा के हम इनको स्टोर कर सकते हैं, हम इनको फ्रीज करके स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, हम उनको फर्दर यूज के लिए स्टोर भी कर लेते हैं, तो वो मास कल्चर को हम स्टोर कर लेते हैं। बाकी जो 5th स्टेप है वो ये है कि हमने अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं इनको इंजेक्ट कर देना है इनटू अ लैब एनिमल। तो हमने लैब एनिमल में जब इसको इंजेक्ट कर दिया, तो ये ट्यूमर है, ट्यूमर सेल्स हैं, क्योंकि माइलोमा सेल जो हैं वो प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो ट्यूमर की तरह ग्रो करते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो जब हम लगा देंगे ये भी माइलोमा सेल लग रहे हैं, तो ये भी ट्यूमर की तरह, यानी कि मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा हाइब्रिडोमा सेल जो है वो ब्लड सेल सर्कुलेशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट फिर बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी, क्योंकि वो फॉरेन कंसिडर होंगे, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। तो वो हम एंटीबॉडीज उसके ब्लड में से हम आइसोलेट करके देख लेंगे कि एंटीबॉडीज उसमें बनी है या नहीं बनी।
तो वो ब्लड में ही एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। ब्लड को ही हम लेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, तो किसी भी एक टेक्निक से उसको प्योरीफाई करके हम फाइंड करेंगे कि उसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो इफेक्टिव है, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बन रही तो फिर वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये एक पिक्टोरियल था जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया। चलिए, नाउ वी विल एक्चुअली मूव टू द एग्जांपल्स जो कि अवेलेबल हैं फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड व्हाट इट शुड बी, होनी कैसी चाहिए और अवेलेबल कैसी हैं, इनकी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने, क्योंकि ये थेरेपी जो देनी होती है वो ह्यूमंस में देनी है, तो हमने एंटीबॉडी भी फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी जो बनानी है वो फॉर ह्यूमन बनानी है। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर अ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इवन जो मैंने आपको पिछली डायग्राम आपको दिखाई है, उस डायग्राम में आप देखें तो वो हमने सारा काम माइस पे किया है और एंटीबॉडीज भी माइस में बनी है। तो ये तो माइस की एंटीबॉडीज हैं, माइस के स्प्लीन सेल्स हैं, और माइलोमा सेल्स भी इसी तरह माइस के हैं। तो माइस के माइलोमा स्प्लीन सेल्स बना के हमने हाइब्रिडोमा लिया और माइस में ही एंटीबॉडीज जनरेट हुई। तो माइस में ही चेक हुई, तो ये ह्यूमन में तो कहीं चेक नहीं हुई। तो ह्यूमन कैसे बनाई जा सकती है? तो क्योंकि हमने जो अब तक पढ़ा है वो ये है कि बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल जो हैं वो माइस से ऑब्टेन्ड है, और वो एंटीबॉडीज जो जनरेट करते हैं वो माउस के जीनोम से हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, वो ह्यूमन के नहीं है। यानी कि हमने कहा 5 ह्यूमन के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, तो ये ह्यूमन के नहीं है, ये तो माउस के हैं। माउस के अपने होते हैं, वो डिफरेंट है देन द ह्यूमंस। तो इसलिए इनको हम, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो माउस जीनोम से हैं, तो इसको हम म्यूरिन एंटीबॉडीज कहते हैं। यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम माउस जीनोम है, जिसमें कोडिंग न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की कोडिंग जो है वो माउस के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की है। तो इसलिए इन एंटीबॉडीज को हम म्यूरिन एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जो फिर जब हमने कहा कि जो एंटीबॉडीज बनी है माउस के जीन की वो डिफरेंट है देन ह्यूमन जीन, तो जो एंड प्रोडक्ट फिर हमारे पास आएगी एंटीबॉडी की, जिसको हम म्यूरिन एंटीबॉडी कहते हैं, उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस होगी वो डिफरेंट होगी। वो वाली एंटीबॉडीज की सीक्वेंस नहीं होगी जो कि नेचुरली ह्यूमन में प्रोड्यूस होती है, तो वो सीक्वेंस डिफरेंट होगी। तो चांसेस ये हो सकते हैं वहाँ पे कि वो जो डिफरेंट सीक्वेंसेस है वो जब एंटीजन ह्यूमन में आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, उसको आइडेंटिफाई करके डीएक्टिवेट ना कर सके। लेकिन काफ़ी सक्सेस इसमें है, क्योंकि एपिटोप को तो ये कर सकती हैं, क्योंकि उसी एपिटोप से बनाया होता है, उसी एंटीजन के एपिटोप से। तो ये एंटीबॉडीज एपिटोप को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, और ये एंटीबॉडीज जाके म्यूरिन एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाती हैं। अब ये ह्यूमन में ग्रो करती हैं या नहीं करती, क्योंकि ये हमने ह्यूमन में लगाया है, तो ह्यूमन में ग्रो करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो एक अलग इशू है। तो म्यूरिन एंटीबॉडीज जो हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो, एक तो जब हम सर्कुलेशन में लगा देते हैं ह्यूमन की, तो वो बड़ी जल्दी बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू होती है, यानी कि वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी फिर जब इम्यून, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी के न्यूक्लियोटाइड उसमें नहीं है, तो वो एक एंटीजन कंसीडर किया जाता है। तो जब हम वो लगा देते हैं तो वो एंटीजन जो होता है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो एलर्जिक रिएक्शंस भी होना शुरू होते हैं। तो म्यूरिन एंटीबॉडीज के ये 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो उनका सर्कुलेशन टाइम ही बहुत कम है, जिसकी वजह से वो उनका इतना क्वांटिटी बनती ही नहीं है कि आप कहें कि वो ह्यूमन के अंदर जो एक एंटीजन आया है उस एंटीजन को कवर कर सके या कंट्रोल कर सके। दूसरा, वो एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोसीड कर देते हैं। तो इसका एक सादा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम क्या करें कि माइस के ना लें माइलोमा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स माइस के ना लें, हम ह्यूमन के बी लिम्फोसाइट ले लें और ह्यूमन के ही हम माइलोमा सेल ले लें। अच्छा, तो फिर इसमें क्या मसला है, जब हम ये ले लेते हैं ह्यूमन के बी सेल्स, यानी कि एक एंटीजन को ह्यूमन में लगाएं, उससे उसके स्प्लीन सेल्स बने, और हम माइलोमा सेल लें जो कि स्टेम सेल्स हैं वो ह्यूमन के ही हों, और उनको हम कंस्ट्रक्ट करके हाइब्रिडोमा बना दें,
और फिर हम उसको यूज करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जो हाइब्रिडोमा हम बनाते हैं फ्रॉम ह्यूमन बी लिम्फोसाइट्स एंड ह्यूमन स्टेम सेल्स, ये दोनों अनस्टेबल हैं। ये हम हैट मीडिया में भी ग्रो कराते हैं तो ये वहाँ पे भी स्टेबल नहीं रहता, फिर प्रोपेगेशन में भी ये स्टेबल नहीं रहता। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये वर्केबल नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर ये स्टेबल हो भी जाए तो जो बी सेल्स हैं वो स्प्लीन के अंदर, ह्यूमन में हमने देखा है कि स्प्लीन के अंदर जो बी सेल्स होते हैं वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड बी सेल्स। तो स्प्लीन ऑफ ह्यूमन से निकालना आपका जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो स्प्लीन कलेक्ट करना फ्रॉम अ ह्यूमन, वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है और उसके लिए एथिकल अप्रूवल चाहिए, कंसेंट चाहिए, जो कि फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाता है। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि जो ह्यूमन के हमारे बी सेल्स हैं, हमने ह्यूमन के बी लिम्फोसाइट्स फॉर एग्जांपल डाल दिए हैं, तो ये ह्यूमन टिश्यूज के अगेंस्ट तो किसी तरह के भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, यानी कि ये एंटीजन कंसीडर ही नहीं होंगे। जब हम ये लगा देंगे बॉडी में तो ये ग्रो नहीं करेंगे, मीन्स जितनी क्वांटिटी में हम लगा देंगे उतनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे। और ये एंटीजन की प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर जितनी एंटीजन आपके बॉडी में आएगी उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई करके उसके साथ अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन टिश्यूज के अगेंस्ट, जो ह्यूमन से बनी है ना, ह्यूमन की स्प्लीन से बनी है या ह्यूमन के बी लिम्फोसाइट से बनी है, तो उसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं देता, उसके अगेंस्ट कोई एक बड़ा क्लोन डेवलप नहीं किया जाता। सिर्फ वही जो आपने सैंपल वहां पे लगाया हुआ है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है और वो जितना है उतना वो एग्जिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट नहीं बनता। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो फिर प्रोपेगेट ही नहीं करती। तीसरा जो लास्ट इशू ये है, चौथा, वो ये है कि इसके साथ फिर सेफ्टी और एथिकल इश्यूज है कि हमने एक एंटीजन ह्यूमन में लगानी है और ह्यूमन जो है वो उसके रिस्पॉन्स में कोई स्प्लीन सेल्स बनाए और हम वो स्प्लीन सेल्स आइसोलेट करें। तो एंटीजन अगर हमने लाइव एंटीजन किसी भी ह्यूमन को लगाई है तो वो एथिकली एक प्रॉब्लमेटिक है कि वो उसको हम डिजीज लगा रहे हैं। तो डिजीज जब भी किसी पेशेंट को लगाई जाएगी तो वो एथिकल इशू हो जाएगा और फिर सेफ्टी कंसर्न आ जाएगा कि ये इस डिजीज में एक्सपायर ना हो जाए पेशेंट, तो वो एक सेफ्टी कंसर्न भी हो जाएगा। तो इसलिए भी ह्यूमंस को यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर हम ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनानी है उसकी एक एग्जांपल है, हमने थोड़ा सा ह्यूमनाइज्ड कर दिया है, थोड़ा सा ह्यूमनाइज्ड कर दिया है, इसको हम कहते हैं चिमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। चिमेरिक से मतलब ये है कि ये दो चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि ये कोई ह्यूमन का जीनोम है और कोई एक माइस का जीनोम भी है। तो माइस और ह्यूमन का कम्बिनेशनल जीनोम जो है वो चिमेरिक कहलाता है। तो इसमें क्या चिमेरिक है, चिमेरिक में ये है कि एक वेरिएबल रीजन है जो कि एपिटोप को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, वो वेरिएबल रीजन। एंटीबॉडी में हमने देखा नीचे वाला रीजन कांस्टेंट रीजन कहलाता है और ऊपर वाला वेरिएबल रीजन कहलाता है। तो जो वेरिएबल रीजन है चिमेरिक में वो माउस का है, यानी कि जो आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है एंटीजेनिक मटेरियल को, वो माउस की ही सीक्वेंस ने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जो नीचे वाला सारा रीजन है कांस्टेंट रीजन जिसको कहते हैं, वो सारा कांस्टेंट रीजन जो वो ह्यूमन का है। तो हाइब्रिडोमा सेल लाइंस जो हमने कहा कि हम अगर बना लें वो म्यूरिन एंटीबॉडीज हूं तो वो म्यूरिन एंटीबॉडीज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका। उसके साथ आप डेवलप जब करेंगे, जब आप प्रोपेगेट करेंगे, एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट में वो वाली जो वेरिएबल रीजन है वो आप म्यूरिन एंटीबॉडीज का लगा लेंगे और फिर जो नीचे कांस्टेंट जिसने बाइंड ही नहीं करना एंटीजन के साथ, वो कांस्टेंट रीजन में आप ह्यूमन के जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो लगा देंगे। तो एक हाइब्रिड किस्म का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन जाएगी। वो हाइब्रिड जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन जाएगी, ये हाइब्रिड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये चिमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगी। अच्छा, ये करने के लिए फिर हमें क्या करना है, हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जाना है। तो हम फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने यही पढ़ा था कि हम
न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो कि हमारे डोनर डीएनए के हैं, वो ह्यूमन के डीएनए के हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं विद वेक्टर डीएनए जो कि ह्यूमन के नहीं है। वेक्टर तो हमारा वायरस है, या वेक्टर हमारा बैक्टीरिया है, या वेक्टर हमारा कंस्ट्रक्टेड है, वो चाहे हमारा कह लें क्रोमोसोम ही है, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्टेड है। तो उसके साथ हमने इसको लिंक कर दिया है। तो जब हम उस हाइब्रिडोमा को डिस्कस करते हैं, हाइब्रिड को डिस्कस करते हैं, तो उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एंजाइम को यूज किया था, कुछ टेक्निक्स को यूज किया फिर उसको प्रोपेगेट करने के लिए। तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज्ड फॉर पीसीआर टेक्निक्स, वो हमने यूज किए हैं, जिसमें हम बहुत सी कॉपीज ऑफ डीएनए बनाते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के रेलिवेंट होती हैं, यानी कि कोडिंग कंप्लीमेंट्री होती हैं वेरिएबल रीजन के म्यूरिन एमएबीज। तो म्यूरिन एमएबीज के वेरिएबल रीजन, जो वेरिएबल रीजन है ऊपर वाला, उसकी हम कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बना लेते हैं उसका। और सेकेंडली फिर हम जो सीडीएनए, ये हमारा जो सीडीएनए बन जाता है, इसको हम ह्यूमन के जो डीएनए कोडिंग है फॉर कांस्टेंट रीजन, जब भी एंटीबॉडी बनती है ह्यूमन की फॉर कांस्टेंट रीजन, उसका जो डीएनए कोडिंग है, उसकी कोडिंग हमने इसी तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर से बना ली है। इन दोनों को हम आपस में रिकम्बिनेट करा देते हैं। तो रिकम्बिनेट करके एक पोर्शन जो है वो म्यूरिन एंटीबॉडी का, और एक पोर्शन जो है वो ह्यूमन की एंटीबॉडी का उसके साथ अटैच हो जाता है। यानी कि सीडीएनए जो कि वेरिएबल रीजन का हमने बनाया है, वो कंबाइन कर दिया जाएगा डीएनए कोडिंग जो कि हमारे ह्यूमन के कांस्टेंट रीजन के साथ, कांस्टेंट रीजन की है। तो वो डीएनए लेके जो कि हमारे कांस्टेंट रीजन का एंटीबॉडी का है, और वो सीडीएनए लेके जो कि वेरिएबल रीजन का है, इनको हम हाइब्रिड बना देंगे, इनको हम आपस में अटैच कर देंगे। तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ये चिमेरिक डीएनए होगा। तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जब हम फिर माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कराएंगे और उसकी सेल लाइन डेवलप करेंगे, तो उसमें फिर चिमेरिक एमएबी एक्सप्रेसिव होगा, वो एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें यानी कि जब हम इसको अब ले आए हैं इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, हमने वहां से बनाया है रिकम्बिनेंट डीएनए, वो म्यूरिन और ह्यूमन के यानी कि ये स्प्लीन सेल्स हैं हमारे जो कि बी लिम्फोसाइट हैं, वो एक रिकम्बिनेंट डीएनए से बने हुए हैं। वो वेरिएबल रीजन जो है उसका सीडीएनए बनाया है हमने म्यूरिन के एंटीबॉडी से, और उसको हमने कंबाइन किया विद डीएनए ऑफ ह्यूमन जो कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी है उससे। तो अब हमने जब इसको माइलोमा सेल के साथ अटैच किया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया में, हैड मीडिया में ग्रो कराया, फिर हमने इसको प्रोपेगेट कराया और हमने इसको इंजेक्ट किया है किसी में भी। फॉर एग्जांपल इसको हमने इंजेक्ट किया है माइस में, तो उसने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना शुरू की हैं। तो इसको हमने कहा चिमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो एक्सप्रेसिव हैं। तो अब ये एक्सप्रेसिव हैं, तो अब क्योंकि बिकॉज द ओरिजिनल म्यूरिन वेरिएबल रीजन एग्जिस्ट करता है इस चिमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में, तो ये जो है जाके बाइंड कर सकती है किसी भी एपिटोप के साथ जो कि इसके साथ मैच करता है, यानी कि ये एंटीजन के साथ इजीली आइडेंटिफाई करके उसको अटैच कराने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड सेकेंडली बिकॉज इट हैव अ कांस्टेंट ह्यूमन कांस्टेंट रीजन, तो ये फिर लेस इम्यूनोजेनिक होगा, क्योंकि इसमें फिर वो ह्यूमन का रीजन जो है वो इम्यूनोजेनिक तो नहीं है, तो ह्यूमन के टिश्यूज ह्यूमन के सेल्स के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो थेरापेटिक इफेक्ट देने की कैपेबिलिटी फिर रखेगा, क्योंकि इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, और दूसरा वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है एपिटोप को, जिसके अगेंस्ट हमने वो एंटीबॉडी डेवलप की हुई है। तो इस तरह से हम इसका थेरापेटिक इफेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। तो एग्जांपल जो इसकी चिमेरिक एमएबीज की क्लिनिकली हम जो यूज़ करते हैं वो नॉन हॉजिकन लिम्फोमास में या हॉजिकन लिम्फोमास में एंटी कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, वो रिटुक्सिमाइब है। तो रिटुक्सिमाइब जो है वो चिमेरिक एंटीबॉडी है, यानी कि चिमेरिक एमएबी हमने बनाया हुआ है, तो वो हम इसमें देते हैं लिम्फोमास के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन में
म्यूरिन वेरिएबल रीजन जो है वो भी एज अ फॉरेन कंसिडर हो जाता है, या वो भी एज एन एंटीजेनिक मटेरियल कंसिडर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में एक ही जैसा रिस्पॉन्स आता है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट रिस्पॉन्स आते हैं। तो ये किसी में इम्यूनोजेनिसिटी आ सकती है और किसी में इम्यूनोजेनिसिटी नहीं आ सकती। लेकिन हम तो फिर कॉमनली जनरल पब्लिक के लिए बनाना होता है, तो हम ये तो नहीं देखते कि इसको आएगी तो इसको लगा दें, इसको नहीं आएगी तो इसको नहीं लगाएंगे। तो इसलिए एक थेरेपी जो होती है उसके लिए होना चाहिए कि वो थेरेपी थेराप्यूटिकली इफेक्टिव हो और वो सेफ भी हो, यानी कि वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स ना दे। तो इसलिए चिमेरिक का सामना बिट फेलियर है यहाँ पे। अच्छा, डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जो 1 नंबर पे है ये म्यूरिन रेड कलर से दिखाया गया है। ये सारी की सारी जो जेनेटिक कोडिंग है फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या एंटीबॉडी की कोडिंग जो है, बी लिम्फोसाइट की कोडिंग जो है, वो सारी की सारी माइस से है। तो इस ये म्यूरिन है। अब हमने इसका ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ये वेरिएबल रीजन कहलाता है। ये वेरिएबल रीजन जो है वो माइस से ले लिया है, और कांस्टेंट रीजन जो है वो सारे का सारा हमारा ह्यूमन का है। तो इसको हम चिमेरिक कहते हैं। दूसरा जो आगे हमने 2 एग्जांपल्स और भी पढ़नी है, वो भी फिर इस डायग्राम में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक थर्ड ह्यूमनाइज्ड है, यानी कि हमने उसको और ज्यादा ह्यूमन कर दिया। हमने जो उसका वेरिएबल रीजन है उसमें भी जो ह्यूमन सीक्वेंसेस हैं उनको ब्लेंड कर दिया है विद द एपिटोप रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस ऑफ म्यूरिन। तो वो ज्यादातर जो है वो सारे का सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने में सारा स्ट्रक्चर ह्यूमनाइज्ड हो जाता है, लेकिन जो एपिटोप को आइडेंटिफाई करने वाले रीजन हैं वो अभी भी इसमें म्यूरिन होते हैं। तो ये भी इसकी भी बहुत सी प्रिपरेशन हमने बनाई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स रिपोर्ट हुआ है। तो फिर हमने एक फुली ह्यूमन बना ली है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि जिसमें कोई भी फिर म्यूरिन का बेस पेयर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के जीन जेनेटिक कोडिंग है उसके अंदर। तो उसको हम फुली ह्यूमन कहते हैं वैक्सीन। अब हम जरा थोड़ी सी, यानी कि एक थी जो कि म्यूरिन एंटीबॉडीज, एक थी चिमेरिक एंटीबॉडीज, और अब है तीसरी इसमें ये म्यूरिन एंटीबॉडी, सेकंड वन इज चिमेरिक एंटीबॉडी, एंड नाउ थर्ड वन जो कि ह्यूमनाइज्ड है। अब ह्यूमनाइज्ड एमएबीज क्या है? तो ह्यूमनाइज्ड एमएबीज जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें भी म्यूरिन की एंटीबॉडी के एपिटोप कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ह्यूमनाइज्ड एमएबीज में भी वैसे ही है, जैसे ह्यूमनाइज्ड एमएबीज जो है वो सिमिलर टू चिमेरिक एंटीबॉडीज हैं। तो लेकिन हमने इसमें क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया है कि हमने जो सीक्वेंसेस हैं वेरिएबल रीजन में म्यूरिन एंटीबॉडीज की, म्यूरिन की जो सीक्वेंसेस हैं उनको भी एक्सचेंज किया है विद ह्यूमन सीक्वेंसेस, तो इम्यूनोजेनिसिटी रिड्यूस करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ वो रीजन जो कि एपिटोप के साथ बाइंड करना है वो म्यूरिन का रह गया है, बाकी उसके आगे पीछे के जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो सारी ह्यूमन की सीक्वेंसेस लगा दी गई है। तो ये बहुत लीस्ट जो है इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और ज़्यादा इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जो कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है, या इसको CDR कहते हैं, वो वेरिएबल रीजन का पार्ट है, उसने बाइंड करना होता है एंटीजन को, यानी कि जो एपिटोप को आइडेंटिफाई करता है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, और कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन पूरा का पूरा जो है वो वेरिएबल रीजन में होता है। तो ह्यूमनाइज्ड MAB में वो CDR जो है वो म्यूरिन MAB से है। सिर्फ और सिर्फ वो जो कंप्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है, सिर्फ वो CDR जो है वो म्यूरिन एंटीबॉडी से है, बाकी सारे का सारा जो है ह्यूमन एंटीबॉडी से है। तो इसका फिर एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब आप एक बाइंडिंग साइट तो ले रहे हैं एंटीबॉडी में किसी एक सीक्वेंस की, लेकिन वो सीक्वेंस होल्ड नहीं की हुई अगली पूरी एक लिंक के साथ, एक रिलेशन के साथ, तो वो अकेली रह जाती है ना वहां पे वो सीक्वेंस जिसने उसके साथ बाइंड करना है।
तो जब एक एंटीजन आएगी तो हाँ, एंटीजन अगर आएगी तो वो डिटेक्ट, एंटीजन जब आएगी तो वो एंटीजन डिटेक्ट करेगी एंटीबॉडी की इस सीक्वेंस को, यानी कि एंटीबॉडी की एक्चुअली सीक्वेंस डिटेक्ट करेगी एपिटोप को। तो वो उसके साथ जब बाइंड करने लगेगी तो वो इसमें से पुल आउट हो जाएगी, यानी कि ये उसमें से निकल जाएगी, क्योंकि बाकी तो ह्यूमन की हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो म्यूरिन की हैं, तो वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो इसलिए वो अपनी बाइंडिंग एक्टिविटी लॉस कर देती है। ये जो एंटीबॉडी है हमारी, ये अपनी बाइंडिंग, क्योंकि वो तो उससे उतर गई है, तो इस तरह वो एंटीबॉडी फ्री हो जाएगी दोबारा से। तो वो एंटीबॉडी जो है अपनी बाइंडिंग एक्टिविटी जो है वो लॉस कर सकती है। तो आइडियली ये है कि आइडियली आइडियली जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ म्यूरिन रेजिड्यूज जो हैं वो बचने चाहिए, बचे हैं इन द वेरिएबल रीजन, ताकि हम कोई फंक्शनल और नॉन इम्यूनोजेनिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकें। आइडियली ये था, लेकिन ये आइडियल है सिचुएशन। हमारे पास जो सिचुएशन ये है कि हमने जब वो कम से कम लगाने की कोशिश किया तो वो लूज कर गए। तो एक एग्जांपल जो कि ब्रेस्ट कैंसर को यूज करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो इसी सीक्वेंस पे हैं जो कि ह्यूमनाइज्ड MAB हैं। तो वो ट्रांसजुटिमाब हैं, जुटिमाब हैं एक्चुअली, वो ट्रांसटूजिमाब हैं। ये जो है ये ह्यूमनाइज्ड सीक्वेंस के ऊपर बनी हुई है। तो इसको हम थेरेपी के लिए फॉर ब्रेस्ट कैंसर यूज कर रहे हैं। कुछ एफिकेसी है, कुछ बाइंडिंग एक्टिविटी लॉस भी है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में थेरेपी देनी पड़ती है, फिर कहीं जाके ये इफेक्टिव है। लास्ट वन जो है वो उसको हम कहते हैं फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में फिर हमने जो बाइंडिंग साइट्स थोड़ी सी हमने रखी हुई थी म्यूरिन एंटीबॉडीज़ की, वो भी हमने वहाँ से हटा दी हैं, और अब हमने जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो नॉन इम्यूनोजेनिक है। हमने उसकी वो इम्यूनोजेनिसिटी जो उस सीक्वेंस से आ रही थी वो भी ख़त्म कर दी है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस बना लिया है। वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस जो है वो फुली ह्यूमन या टोटली ह्यूमन जीन्स ऑफ एंटीबॉडीज बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। वो ह्यूमन के जो टोटली जेनेटिक कोड्स होते हैं, उन्हीं कोड्स के ऊपर वो बी लिम्फोसाइट्स बना सकता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमने बनाई हैं एंटीबॉडीज़, वो माइस को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके, ताकि उसमें जो बी लिम्फोसाइट्स बने, वो बी लिम्फोसाइट्स की जो कोडिंग हो, जेनेटिक कोडिंग हो, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जीन्स की हो। तो ऐसे माउस को जो कि हमने बनाया हुआ है, जो कि माउस के जीन कोड नहीं करता, वो ह्यूमन के जीन कोड करता है, इसको हम जीनो माउस कहते हैं। तो जीनो माउस स्ट्रेन्स हमने डेवलप कर ली हैं। माइस, ये माइस जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस है। अब ये वैसा माइस नहीं है जो कि नॉर्मल माइस है, तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस है। इसमें वो माइस की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें ह्यूमन के जीनोम की प्रॉपर्टीज है। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो ह्यूमन की यूज हो रही है। तो वो जो बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करता है, वो बी लिम्फोसाइट जो है वो जीनोमाउस स्ट्रेन कहलाती है। अच्छा, तो जब माइस को हम इम्यूनाइज करते हैं तो वो उनका इम्यून रिस्पॉन्स फिर क्या होगा कि वो ह्यूमन की तरह की एंटीबॉडी बनाना शुरू कर, यानी कि जीनोमाउस को हम एक एंटीजन लगाएंगे, तो जीनोमाउस जो है वो उसके अगेंस्ट में जो स्प्लीन सेल्स बनाएगा, जो बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा, वो कौन सी बेस पेयर पे बनाएगा, वो स्ट्रेट सिंपल ह्यूमन एंटीबॉडीज, यानी कि ह्यूमन के बेस पेयर्स को लेके वो एक ह्यूमन एंटीबॉडी बनाएगा। तो फिर हम उसका हाइब्रिडोमा जो बनाएंगे बी लिम्फोसाइट्स का, आप ह्यूमन के माइलोमा सेल्स के साथ, तो वो जो हाइब्रिडोमा होगा वो फिर क्या डेवलप करेंगे, एक फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो अडिली मुआब जो है ये एग्जांपल है ह्यूमन अमाइनो एसिड्स की और ह्यूमन की एंटीबॉडीज की। तो ये दो चार स्लाइड्स जो हैं ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन, थेरापेटिक एप्लीकेशंस की हैं, जो कि हमने मार्केट में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो उसमें जो ट्रेड नेम है वो भी लिखा है जो डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं, और फिर वो किस थेरेपी में यूज़ किया जा रहा है। तो ज़रा ये इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आप तो ये समझ आ जाएगा कि हम कौन कौन सी थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं। कोई जानी पहचानी कोई एंटीबॉडी आपको नज़र आई है? टोक्लिजुमाइब सुनी हुई है? एक्टेमरा के नाम से आ रही है। नहीं सुनी? अच्छा, ये कोरोना में हम लगाते रहे हैं, और नॉर्मली ये इम्यूनोसप्रेसिव है, तो इम्यून रिस्पॉन्स को ख़त्म करने सर के। जो ब्लैक में बिकती रही है। हाँ, ब्लैक में बिकती रही है, बिल्कुल बिल्कुल ये वही है, टोक्लिजुमाब ब्लैक में बिकती रही है। तो इसको लगाते रहे हैं हम। लेकिन जो अप्रूव्ड हैं कुछ जो उसने की हुई है एफडीए ने, वो इसी तरह की थेरेपीज में जो कि हम देते हैं आर्थराइटिस की एप्लीकेशन में। तो आर्थराइटिस वाली हमने नॉर्मली दी हुई है, इसमें अप्रूव की हुई है। तो उसमें क्योंकि आर्थराइटिस इम्यूनोजेनिक डिजीज है, तो उसमें इम्यून सप्रेसेंट ड्रग देनी होती है। तो जो भी इम्यून सप्रेसेंट है वो हम फिर एंटीबॉडी दे रहे थे कोरोना में। तो वो 2-3 एंटीबॉडीज दी गई हैं, वो इस वक्त मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन वो इन्हीं कैटेगरीज में से निकाल के जो कि दी गई। तो ये हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का टॉपिक था। कोई इसमें क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।